हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं NCET 2025 की जो सेकंड शिफ्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर है वो। ओके सो जैसा कि आप जानते हैं NCET 2025 पहली बार 2 शिफ्ट में हुआ क्योंकि काफ़ी बच्चों ने अलग अलग कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स के साथ इस एग्ज़ाम को दिया था, इसलिए ये 2 शिफ्ट में कराया गया। अब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर था। शिफ्ट 2 का अगर मैं पेपर देखती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो ज़्यादा बेहतर है इन अलाइनमेंट विथ टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस। मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये पेपर बनाया गया और इसमें इसको देख कर के लगता है कि हाँ, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि इसमें 4 से 5 बाउंसर है ना, ऐसा नहीं है कि टोटली अलाइन था ये। कुछ इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो नहीं है ना। कौन से नहीं है उस पर हम लोग बात करेंगे, तो आज इसी को सॉल्व करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आप इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखेंगे एंड ऑल्सो यू विल एंजॉय दिस सेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे NCET 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो नॉन डोमेन कोर्स या फिर स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्विजेज, PYQs एंड नोट्स ऑफ डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट्स ऐप पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जा कर के उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐप का नाम है स्टडी ऑफ एजुकेशन, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए NCET 2025 टीचिंग एप्टीट्यूड शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिक्शनरी इज यूजुअली। डिक्शनरी क्या है, कहने का मतलब ये है कैसा मीडियम है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का, है ना। एन ऑडियो मीडियम, ऑब्वियसली बात है ऑडियो इसमें कुछ भी नहीं है। विजुअल मीडियम, प्रिंट मीडियम, देखने वाला, विजुअल से मतलब पिक्चर्स, फोटो की बात हो रही है यहाँ पर, तो विजुअल मीडियम भी नहीं है। ऑडियो विजुअल है क्या, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो वीडियोस की बात हो गई। एंड ऑब्वियसली इट्स अ प्रिंट मीडियम, प्रिंटेड मीडियम में इस डिक्शनरी में वर्ड्स के मीनिंग दिए होते हैं, राइट। सो ये कैसे रिलेटेड है, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में ही डिक्शनरी की बात होती है। एंड डिक्शनरी इट्स एक्चुअली अ टीचिंग मटीरियल ऑल्सो, है ना, इट्स अ टीचिंग मटीरियल ऑल्सो, इसलिए इसको कंसीडर किया जा रहा है इस सिलेबस के, इस क्वेश्चन को इस पेपर में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर मेंशन्ड इन NEP 2020 एज अ फाउंडेशनल स्किल्स। अब ये अगर मैं आपको कहूँ, जब हमने अपने पैड कोर्सेज में पढ़ा है तो कई बार मैंने इस टॉपिक के बारे में जिक्र किया है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग फाउंडेशनल स्किल क्या है, और वो है न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। और मैंने बताया भी है कि इंडिया में एक नेशनल इमरजेंसी है, तभी तो प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल लेवल, सबसे पहला फाउंडेशनल लेवल इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और आपके टीचर एजुकेशन में, कि भाई बच्चों को न्यूमरेसी और लिटरेसी, बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं आता है, तो वो स्किल डेवलप करने के लिए, जो कि एक फाउंडेशनल स्किल है, न्यूमरेसी और लिटरेसी डेवलप करने के लिए NEP ने किस पर जोर दिया है, फाउंडेशनल स्किल्स पर। और इसीलिए आपका फाउंडेशनल लेवल ऑफ B.Ed भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पोएट्री टीचिंग अपील्स टू। पोएट्री की जो पोएट्री जब आप पढ़ाते हैं तो पोएट्री में क्या होता है, इट्स पोएट्री इज अबाउट इमोशन, फीलिंग्स, है ना। अब किसी भी तरह की इमोशंस हो सकते हैं, प्यार, मोहब्बत, हो सकता है लव, करेज, सैडनेस, एंग्री, कुछ भी इमोशन हो सकता है, राइट। सो पोएट्री टीचिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अफेक्टिव एस्पेक्ट, क्योंकि अफेक्टिव एस्पेक्ट ही जो होती है वो इमोशंस से डील करती है। कॉग्निटिव इज माइंड प्रोसेस, है ना। कल्चरल एस्पेक्ट मतलब कि हमारी जो संस्कृति है, पारंपरिकता है हमारी, वो। साइकोमोटर एस्पेक्ट मतलब कि बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, a teacher begins with the explanation on the proportion of
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस इन डेली लाइफ। तो एक टीचर ने अपने लेसन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया, किस चीज़ से स्टार्ट किया कि भाई मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है और उनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। देन द टीचर आस्क लर्नर टू वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिर उन्होंने कहा कि भाई वेरीफाई करके दिखाओ, प्रॉपर्टीज मेटल की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करके दिखाओ। दिस अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग इज टर्म्ड एज। तो इस तरह का जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है वो किस तरह, वो कौन सा अप्रोच कहलाता है? सो दैट इज़ कॉल्ड द डिडक्टिव अप्रोच। सबसे पहले आपने पढ़ाया और फिर आप बच्चों को उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट या प्रूफ करके दिखाने को कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। और ये बाकी क्या सब अप्रोच हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, थ्योरी क्लासेस में। सो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट, हाउ डू वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। अब देखो यहाँ पर ये कहीं से भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं है, ऑल्दो देयर इज अ यूनिट ऑफ साइंस, साइंस की यूनिट है सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड की, बट टीचिंग एप्टीट्यूड में जो साइंस की यूनिट है उसका ये कहना है कि टीचिंग कैसे की जाती है साइंस में, या साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को कैसे पढ़ाया जाता है, या बच्चों को पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आती है। अब ये तो डायरेक्टली आपसे जीएस का क्वेश्चन हो गया, ये तो जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया ना, राइट। सो इट इज़ अ बाउंसर, ये बाउंसर है, ओके। बट क्योंकि ये 10th के लेवल का क्वेश्चन है, आपने पढ़े हैं वैक्सीन्स वगैरह, इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है 10th में है, सो इट्स अ कंसीडर किया जा सकता है 25%। सो बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटीजन, पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटीजन के एंटीजन के नंबर, फॉरेन पार्टिकल्स के नंबर को कम कर देते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स के एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स डेवलप कर देते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं। बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट, क्या फॉरेन एजेंट की एंट्री को प्रिवेंट कर देते। तो हमें पता है एंटीबॉडीज़, वैक्सीन क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। दैट इज ऐसे पार्टिकल्स जिनमें लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, ओके। नाउ विच इंडियन वुमेन बॉटनिस्ट इज नोन फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द प्लांट साइटोजेनेटिक्स एंड डेवलपिंग हाई यील्डिंग शुगर कैन वैरायटी। तो ये जो हमने वुमेन साइंटिस्ट पढ़ी थी वहाँ से निकल कर के आया है क्वेश्चन। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर लेडी साइंटिस्ट का नाम आपने ना सुना हो, बट ये 100% पॉसिबिलिटीज़ होगी कि अगर आप लगातार सेशंस को अटेंड कर रहे हैं तो आपने दूसरे नाम सुने हों। तो वो कहते हैं ना, एक एलिमिनेशन मेथड होती है कि आशिमा चटर्जी तो जो है मेडिकल से रिलेटेड है, तो अच्छा हमको पता है ये नहीं होंगी, है ना। ऐसे ही कमला भी नहीं है, एन थॉमस भी नहीं है, सो कौन है फिर? जानकी अमाल, ठीक है। तो एक एलिमिनेशन मेथड भी होती है, पर उसका यूज़ आप तभी कर पाते हैं जब आपने बहुत कुछ पढ़ा होता है, तो आपको पता है कि भाई हाँ ये तो उससे रिलेटेड है, तो बच गया जो एक आखिरी ऑप्शन है वही होगा। सोशल साइंस आइडिया डू नॉट हेल्प। सोशल साइंस के आइडिया किस में हेल्प नहीं करेंगे? द चाइल्ड टू अप्रिशिएट रिच कल्चरल हेरिटेज। देखिए हर एक बच्चे, हर एक इंसान का अपना कुछ कल्चर होता है, ठीक है, और उस कल्चर को वो सहेजे रहता है, और हर बच्चे में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करे। तो वही चीज़ सोशल साइंस में सिखाई जाती है, क्योंकि आपको बताया जाता है कि अलग अलग जाति प्रजाति के लोग होते हैं, कुछ आदिवासी हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, कुछ रूरल में रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर कल्चर को रिस्पेक्ट करने की एक आदत बनती है, जब वो पहले से जानता है। आपके सामने अगर कोई एक आदिवासी, आपने नहीं जाना उसके बारे में, और आदिवासी एक आकर के खड़ा हो जाएगा, तो अब इसी बात है आप हंसे लगे हैं, ठीक है। बट अगर आपने पहले से जानते हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसे भी कुछ लोग होते हैं और दे एग्जिस्ट, है ना। तो आप एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ अजीब बिहेव नहीं करेंगे उनके साथ। द चाइल्ड टू सॉल्व सोशल एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम। यस, सोशल साइंस पढ़ाने से बच्चे में सोशल और इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता आती है। द चाइल्ड टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। हाँ, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नागरिक वो बनता है। इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल मैथमेटिकल स्किल्स। सो ऑब्वियस सी बात है
कि यहाँ पर पूछा गया है डू नॉट हेल्प, तो सोशल साइंस पढ़ना मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं से भी हमें हेल्प नहीं करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशनल एंड प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज, तो इंडिया में जो सबसे उच्चतर संस्था है जो एजुकेशन की प्लानिंग और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती है, दैट इज़ अ नीपा, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा। ओके, दिल्ली में है ये। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। ECCE का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में मैं कई बार आपसे बातें कर चुकी हूँ, है ना। सो दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो प्रिपरेटरी लेवल के ITP BEd, नॉट द प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल लेवल के ITP BEd के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसी टर्म से ज़्यादा डील करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन्ड फॉर। स्टूडेंट सेंट्रिक, जहाँ पर स्टूडेंट जो बच्चा है पढ़ने वाला वो मुख्य केंद्र है, उसका क्या मीनिंग है। एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, फोकसिंग ऑन टीचर एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम एड्रेस करते हैं, मतलब बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हर एक बच्चे का लेवल अलग है चीज़ों को सीखने का, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड मैथमेटिक क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड कह लो या स्टूडेंट सेंट्रिक कह लो, बात एक ही है ना, क्योंकि स्टूडेंट, चाइल्ड ही तो स्टूडेंट है, कोई और तो है नहीं। सो एक ऐसी मैथमेटिक क्लासरूम जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल उसके लिए फिट बैठता है। तो चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन डिफरेंट एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। अगर चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है, तो बच्चा ही सबसे ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय टीचर फॉर लर्निंग, यस ऑब्वियस सी बात है, टीचर का गाइडेंस और उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देना ये टीचर का काम है। तो बच्चे को ज़्यादा फोकस मिलेगा, तो चाइल्ड सेंट्रिक हो गई वो क्लासरूम, है ना। ऐसा नहीं कि 2-3 मॉनिटर और अच्छे पढ़ने वाले सारे काम कर रहे हैं, बाकी मज़े कर रहे हैं पीछे की बेंच पर बैठ करके। ओके, द चिल्ड्रन परफॉर्मेंस इज रिपोर्टेड इन टर्म ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एरिया। कलरफुल चार्ट एंड मटीरियल इज ओनली फॉर डिस्प्ले। असेसमेंट इज द पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फीचर है किसके लिए, चाइल्ड सेंटर्ड मैथमेटिक क्लासरूम के लिए। सो ऑब्वियस सी बात है A और B तो होना ही होना है, और E भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि असेसमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कंटिन्यूसली असेसमेंट बच्चे का चलता रहेगा। असेसमेंट का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो असेसमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंस होता है, ये हमने क्लासेस में पढ़ा है। सो ऑप्शन नंबर 4 is going to be the right one. Next, a line passing through 2 points of a circle is called. अब देखो ये प्योरली मैथ से रिलेटेड हो गया, मैथ्स से रिलेटेड हो गया, राइट। सो डायमीटर तो वो लाइन होती है जो सेंटर से होकर के जाती है। टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है। उधर टच नहीं हुई, जस्ट अ सेकेंड, है ना, ये टेंजेंट, ठीक है। और फिर क्या है सेकंड, ये जो है सेकंड जो है ऐसी लाइन जो पास हो रही है और 2 जगह पर कट कर रही है। ओके, ट्रांसवर्सल तो वो होती है जो पैरेलल लाइंस को कट कर रही होती है, वो एक अलग चीज़ है। तो आंसर इज सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये जो है ये बाउंसर हो गया, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं है, इट्स अ प्योरली मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
A mathematical statement whose truth has been proved is called a theorem. A proof is made of successive sequences of mathematical statement through logical deduction. A conjecture is a statement is always false, hence not proven. Axioms are those mathematical statements which are assumed to be true without proof. तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अगेन अगर हम देखें तो ये प्योरली मैथमेटिक्स, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, सो कौन सा इनकरेक्ट है? सो इनकरेक्ट इज द कंजंक्चर इज अ स्टेटमेंट विच ऑलवेज फॉल्स, हैंस नॉट प्रूवन. ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है. मैथ्स वाले ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड मैथमेटिक्स क्लास? कौन सा फीचर नहीं है, ये पूछा गया है. टीचर गिव इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट्स चिल्ड्रन टू ओबे, ये फीचर नहीं होगा. चिल्ड्रन मेमोराइज फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज, ये भी चाइल्ड. देखो, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये है कि चाइल्ड एक्टिव रहे, ठीक है. तो अब इसमें एक्टिव रहने की तो कोई बात ही नहीं है. टीचर बोल रहा है ये करो तो वो कर रहा है, कुछ याद कर रहा है, वो भी कोई एक्टिवनेस में नहीं आती. चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर ओन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बच्चे कुछ करके सीख रहे हैं. चाहे आप एक मॉडल ही कोई ना बना रहे हो, आप 3D क्यूब बना रहे हो, मॉडल छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके. ओके, चिल्ड्रन वर्क बोथ इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप, बिल्कुल सही है. चिल्ड्रन लिसन एंड नोट डाउन करेक्टली व्हाइल टीचर टीचेस, नो, ये चाइल्ड सेंटर नहीं है. तो लेक्चर हो गया, उसमें टीचर बोल रहा है, बच्चा लिख रहा है, क्या एक्टिव है उसमें? कुछ नहीं है. तो सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4. ओके, नाउ विच इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है? आपसे ये पूछा गया है, मतलब क्लासिकल डांस की कैटेगरी का नहीं है. तो कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, बिहू नहीं है. ठीक, नेक्स्ट इज, ओके, so then next is which is not a part of Pahari school of painting. Now this Pahari school of painting is again miniature painting. ओके, जो हिमालय रीजन में जो है ओरिजिनेट हुई है. सो इसमें से मालवा स्कूल जो है इसका पार्ट नहीं है. ओके, नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग इज स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग दैट डेवलप्ड इन. अब जो मुगल स्टाइल है वो कहाँ पर डेवलप हुई है? नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई है. कहाँ पर? नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई है, अंडर द मुगल एम्पायर. नाउ इसके बाद आता है एक पैराग्राफ जो कि हेलेन केलर से रिलेटेड है. एंड इस पैराग्राफ को आपको पूरा पढ़ना होगा. और देन पैराग्राफ जो है एग्ज़ाम में अलग अलग, कुछ भी सेम तो रिपीट होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि वो अलग रहने वाला है. सो इस पैराग्राफ से आपसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं. क्या पूछी जाती हैं? कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि वाइल वॉकिंग थ्रू द वुड्स हेलेन केलर एक्सपीरियंस, क्या क्या एक्सपीरियंस उसने किया. तो जब आप ये चैप्टर, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेलेन केलर जो है वो हैप्पी क्वेयर ऑफ बर्ड, ये उसने एक्सपीरियंस किया जब वो चल रही थी. तो वॉकिंग थ्रू द वुड्स मतलब जंगल से जा रही थी तब. एंड शेगी बार्क ऑफ अ सिल्वर ब्रिज, ये उसने देखा. एंड डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ, ये उसने ऑब्जर्व किया. ठीक, ओके, जस्ट अ सेकेंड. यस, नाउ नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करना है. पैराग्राफ में जो वर्ड हैं उनके कुछ एंटीनिम्स मतलब अपोजिट दिए हुए हैं, वो हमें यहाँ पर मैच करना है. तो स्मूथ, स्मूथ बिल्कुल प्लेन है ना. तो रफ, उबड़ खाबड़, ठीक है. तो A2 3. जायंटिक मतलब कि बड़ा, जायंट है ना, बड़ा होता है. तो B क्या हो जाएगा? स्मॉल. देन फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब कि परेशान है ना.
तो सी का हो जाएगा सेटिस्फाइड, दैट इज 1, एंड रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट ये हमें पता ही है, डी का हो जाएगा 2, सो ऑप्शन विल बी ए 3, वी ऑप्शन बी, नो ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, वॉट डिड हेलन केलर टीच द वर्ल्ड। अब वो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्या उसने सिखाया है दुनिया को इसमें, टीच द वर्ल्ड दैट टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड एंड टू रिस्पेक्ट द ब्लाइंड एंड डेफ। ठीक है, ये पेपर आप कैसे देख पाएंगे, ये पेपर जैसा मैंने आपको कहा है कि NCET के 2023 से लेकर के 2025 तक के PY की उसकी जो सीरीज़ है उसमें आपको ये पैराग्राफ, ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट वन। नेक्स्ट, अगेन सिलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय हेलन केलर। तो इस एक संस्था है जो हेलन केलर को इसमें सपोर्ट करती है, तो वो कौन सी है, सपोर्टेड बाय हेलन केलर। हेलन केलर जिस संस्था को सपोर्ट करती है वो कौन सी संस्था है, सो वो है हेलन केलर वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, अगेन आइडेंटिफाई वर्ड एंड देयर करस्पॉन्डिंग मीनिंग। वर्ड है, उनके मीनिंग से मैच करना है। तो हमें पता है फोबिया मतलब क्या होता है, डर, है ना, fear without any reason, that is called the phobia. Okay, so A is for lethargic, flourish and renounce. ठीक, तो flourish, lethargy and renounce मतलब to give up। ठीक है, to give up। तो D का यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड, तो डिकोड तो हो ही गया है, लेथार्ज, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेथार्ज डलनेस। ठीक है, एंड फ्लोरिश मीन्स टू सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, 23 क्वेश्चंस होते हैं। सो कंप्लीट द फ्रेज, इन फॉर्मल लेटर राइटिंग द सब्जेक्ट इज रिटन। सब फॉर्मल लेटर मतलब फॉर्मल लेटर जो हम अथॉरिटी को लिखते हैं, सब्जेक्ट कब लिखा जाता है, आफ्टर सैल्यूटेशन, है ना, मतलब कि रिस्पेक्टेड वगैरह लिखने के बाद, एट द अपर मोस्ट साइड, आफ्टर द सेंडर सिग्नेचर, एनीवेयर इन द मिडल ऑफ द लेटर। ऑब्वियस सी बात है, इट्स आफ्टर द सैल्यूटेशन, है ना, आफ्टर द सैल्यूटेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप कि इन क्वेश्चंस, हालांकि ये बहुत अच्छा पेपर था फ्रॉम द टीचिंग एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम नेक्स्ट सेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड का शिफ्ट नंबर 1 का कुछ शिफ्ट नंबर 1 को भी देखेंगे, एंड लेट्स सी किस तरह का वो पेपर होने वाला है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।